हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ यहाँ पर क्या थी कि मसूड़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर सीजर किया गया था। सूचर जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टिचेस वगैरह, तो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने ब्रेक लिया हुआ था बीच में। फाइनली फिर से शुरू करेंगे। बाकी आपका एग्ज़ाम सिटी जो है वो आप लोगों को पता चली गया है। 4 फरवरी से सभी के एग्ज़ाम होने, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एंड सेकेंड चीज़ और क्या सभी को याद रखना है कि आपकी मैं कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक मोस्टली पूछे जाते हैं जीडी के एग्ज़ाम में, जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो उनका टॉपिक वाइज मैं वीडियो 5-6 करवा दूं एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन के बाद से आपका एनालिसिस करवाना ही है। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट के। बस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है सभी को, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है। यानी मान लो कोई एयर है और इसको जाकर के ठोस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये आपका निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण के अंदर क्या होता है आपका कि किसी गैस सब्सटेंस को क्या करते हैं, डायरेक्ट ये लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह आपका देखिए और भी ऑप्शन, ऊर्ध्वपातन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, इनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। देखिए निक्षेपण की बात क्या करते हैं, निक्षेपण में ये याद रखना है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, किसी गैस को क्या करते हैं, ठोस में परिवर्तित करते हैं। सेकंड चीज आपको याद रखनी है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या करते हैं कि इसके द्वारा किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है, कि ये बिना गैस में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि कोई ठोस होता है देखिए, और ठोस से क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको एयर यानी कि गैस में आपको बना देते हैं बिना द्रव में परिवर्तित किए। तो ये जो कंडीशन होती है आपकी ऊर्ध्वपातन होती है। वाष्पीकरण क्या होती है, ठोस या द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया। यानी कोई चीज़ ठोस है या फिर कोई चीज़ आपकी द्रव कंडीशन में है, उसको अगर आप गैस में बदल देते हैं तो ये आपका क्या होता है, ये आपका वाष्पीकरण कहलाता है। हिमकरण क्या होता है, हिमांक पर द्रव को ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है। यानी कि कोई द्रव होता है, यानी कि कोई वाटर है, मान लो उसको बर्फ में आप ले जाएंगे, वाटर से किसी चीज़ को बर्फ बनाते हैं, फ्रीज करते हैं, तो ये आपका होता है हिमांक, यानी कि जिसको हम लोग हिमकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। आपको पता होगा कि लिंगानुपात से मतलब होता है कि प्रति 1000 जो पुरुष होते हैं उनमें से महिलाओं की जो संख्या होती है वो आपकी होती है लिंगानुपात। तो सबसे कम आपका पूछा गया था किस राज्य में है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हरियाणा में जो है आपकी सबसे कम देखने को मिलती है, और केरल में आपकी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन आपका लगातार पूछा भी जाता है और सभी को पता भी है। भले आप ये कंफ्यूज हो जाएं कि किस यूटी में सबसे ज़्यादा आपका लिंगानुपात है, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है, ये चीज़ आपको कमेंट में बतानी है। बाकी सबसे जो ज़्यादा होता है वो पांडिचेरी का है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो पांडिचेरी का होगा, और सबसे कम किसका, ये चीज़ आपको याद रखना है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना में आपका हुआ था, इसमें जो लिंगानुपात था आपका 1000 पुरुषों पर 943, यानी कि 943 महिलाएं थी, यानी लिंगानुपात 943 था। इस चीज़ को याद रखना है। और हरियाणा में सबसे कम रहा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 877 यानी कि 877 जो थी ये महिलाएं थी हरियाणा के अंदर, इसलिए सबसे कम यानी कि लोवेस्ट जो देखने को मिला। वहीं देखिए केरल आपका राज्य के मामले में, यानी कि जो राज्य होता है उसमें केरल आपका सबसे ज़्यादा है। यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होता है, इसमें आपका पौंडीचेरी होता है, इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इस चीज़ को भी याद रखना है। केरल में आपका जो लिंगानुपात होता है वो 1084 आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया हुआ था। देखिए साइमन कमीशन की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो ये आपका आया हुआ था 1928 में। ये आपकी भारत आने की बात है कि भारत आपका कब आया हुआ था, तो ये आपका 1928 में आया। बाकी कभी कभी क्या पूछते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो गठन 1927 में हुआ था। एक और चीज़ पूछते हैं कि किसका विरोध करते हुए भारतीय क्रांतिकारी जो हैं वो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का ही विरोध कर रहे थे, जिसमें क्या होता है कि विरोध करते हुए लाठीचार्ज होता है, जिसमें इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी पूछ लेते हैं कि किसका विरोध करने के समय पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। इस चीज़ को याद रखना है। 1927 में इसको ब्रिटिश सरकार ने गठन किया हुआ था, और भारत सरकार 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी।
1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और इसका जो गठन था वो संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत में सरकार को सिफारिशों करने के लिए किया गया था। इस चीज़ को याद रखना है। और रीज़न क्या था इसका विरोध का जो मेन था, इसमें किसी भारतीय सदस्य का ना होना, यानी कि कोई भी इसमें इंडियन शामिल नहीं था। इस साइमन कमीशन सारे के सारे ऑलमोस्ट लोग थे, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश थे, तो इसको इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन भी बोला गया, श्वेत कमीशन था आपका नाम। और इसका जो गठन है वो 26 नवंबर 1927 1927 को हुआ था, जो कि मैंने बताया कि अगर गठन की बात आपसे करी जाएगी। नेक्स्ट बिल्कुल एक आसान सा देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर कथक की मैं बात करूँ तो उत्तर का है। और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का इकलौता शास्त्रीय नृत्य, यानी कि नॉर्थ इंडिया का आपका जो सिंगल एक क्लासिकल डांस है वो कौन सा है। तो ये उत्तर प्रदेश का कथक होता है, जो कि नॉर्थ इंडिया में आता है। एक ही क्लासिकल डांस है जो कि नॉर्थ इंडिया से, बाकी एक आपका नॉर्थ ईस्ट यानी कि आ जाता है जा करके आपका जो सत्रिया होता है असम का, बाकी आपके साउथ इंडियन देखने को मिलते हैं। कुछ और डांस हो गए, जैसे नौटंकी हो गए, रासलीला हो गया, कजरी हो गया, चापेली हो गया, ये सारे यूपी से रिलेट करते हैं, तो इनको भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। देखिए मौर्य वंश क्या बात करूं तो इसका मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। ये आपका ये था चंद्रगुप्त मौर्य। 300 आपका 23 दिया होगा, कहीं पर आपका 322 ईसा पूर्व दिया होगा। इस समय पर क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर क्या की हुई थी, मौर्य वंश की स्थापना। और इससे पहले कौन सा वंश था ये भी कई बार पूछ लेते, तो ये नंद वंश था, यानी कि नंद वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो घनानंद था, ये भी पूछ लेते हैं। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो वृहद्रथ हुआ, इस चीज़ को भी याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी और इसका जो मदद करने में सपोर्टर था, यानी कि जो यहाँ पर साथ देने वाले थे वो थे कौटिल्य, जिनको हम लोग जानते हैं चाणक्य के नाम से। और तो ये हुआ। और इसके बाद आपके लास्ट मैंने बता ही दिया, वृहद्रथ था अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया हुआ था बिंदुसार, इसको भी याद रखना है। बिंदुसार के बाद आता है अशोक, इसको भी याद रखना है। और अशोक ने ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए ये आसानी क्वेश्चन है आपका। कुचिपुड़ी आपको बता दें आंध्र प्रदेश का है। और कुचिपुड़ी से बस इतना याद रखना है कि एक आंध्र प्रदेश का जिला है कृष्णा जिला, यानी कि कृष्णा जिला है जिसमें गांव है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। तो कई बार यही पूछते हैं कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो जिस गांव के नाम पर पड़ा हुआ है उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये आपका कृष्णा जिला है आंध्र प्रदेश का, इसका एक गाँव का नाम है कुचिपुड़ी, उस पर ये रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है, डांस से रिलेटेड है कि नोंगक्रेम जो नृत्य उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो नोंगक्रेम की बात करें तो ये मेघालय में होता है, इसको भी याद रखना है। मेघालय में आपका नोंगक्रेम आपका होता है। इसके साथ साथ लाहो भी याद रखना है, लाहो भी याद रखना है, इसको भी मेघालय में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो नोंगक्रेम हो गया, मेघालय हो गया। और कई बार इसका मंथ भी पूछ सकते हैं, तो ये आपका नवंबर के महीने में नोंगक्रेम सेलिब्रेट किया जाता है, इसको याद रखना है। मेघालय में करते हैं और मेघालय की खासी पहाड़ियों में, इसको भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जा करके। हाँ, मेघालय के एक तो साध सुख आपको याद रखना है, साध सुख जो फेस्टिवल है इसको भी याद रखना है। साध सुख फेस्टिवल मेघालय का है। वांगला महोत्सव मेघालय का, लाहो मैंने बता ही दिया, इस चीज़ों को भी याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना हुआ था। देखिए टीपू सुल्तान की बात करें तो ये मैसूर का राजा बना 1782 यानी कि 1782 में। और इसकी मृत्यु कब हुई तो वो 1799 में हुई थी। और ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, यानी कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इस चीज़ को भी याद रखना है। इसने वही बात हो गई, 1782 से लेकर के 1799 तक शासन किया हुआ था। और इसके बाद क्या है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता हुआ था। तो इसको पंजाब ने जीता हुआ था, जो 2023 और 24 था। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये क्रिकेट की ट्रॉफी होती है, इस चीज़ को भी याद रखना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मोस्टली पूछी जाती है। 2023 और 24 वाला था वो 16वें नंबर का, यानी 16th नंबर का एडिशन था, जो कि हुआ था जाकर के
T20 एक टूर्नामेंट होता है, हर साल इसका आयोजन होता है, इस चीज़ को भी याद रखना है। हर साल आपका शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी आयोजित किया जाता है और क्रिकेट से होता है T20 एक सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2002 से लेकर के 2007 तक चली हुई थी। और मोस्टली आपको पता होगा कि ये पंचवर्षीय योजनाएं पूछी जाती हैं और कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, ये चीज़ याद रखना है। सबसे जो लास्ट वाली थी वो 2012 से लेकर के 2017 तक चली हुई थी, इसको याद रखना है। सबसे असफल योजना जो हुई थी वो तीसरी योजना थी, क्योंकि उस समय भारत और चीन युद्ध वगैरह हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध। तो तीसरी योजना जो पंचवर्षीय थी वो सबसे असफल रही हुई थी। और एक पूछते हैं कि गरीबी हटाओ का जो नारा है, यानी कि गरीबी हटाओ का जो नारा था वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, इसको भी याद रखना है। और मॉडल तो पता ही न होनी चाहिए कि पहली जो है वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी महल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इनके मॉडल भी याद रखने पंचवर्षीय योजनाओं के। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो निर्वाचित जो होते हैं अधिकतम सदस्य राज्यसभा के वो 250 होते हैं। बाकी राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, इनके जो आर्टिकल भी कई बार पूछ लेते हैं, जो मैं हमेशा बताता हूँ सरल से याद रखना है। 7 से आपका 79 से संसद होता है और 80 से आपका राज्यसभा होता है और आर्टिकल 81 से आपका क्या होता है, लोकसभा। तो इसको भी याद रखना है। ये आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को क्या बोलते हैं। तो ये लव स्कोर बोला जाता है टेबल टेनिस के अंदर। फुटबॉल में जीरो स्कोर को जो होता है उसको शून्य बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसे आपका बोला जाता है। बाकी टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को लव बोलते हैं। तो लव पूछ लेते हैं किससे रिलेटेड टर्म है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी अब 5 से 6 दिन ही ऑलमोस्ट एग्जाम के बचे हुए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो लास्ट ईयर में आपके टॉपिक वाइज चीज़ें तैयार हुई थी उनको टॉपिक वाइज करा दिया जाए, क्योंकि जिनका पहला एग्जाम होगा, बाकी हर शिफ्ट को ऑलमोस्ट एनालिसिस होना है। प्रीवियस ईयर की जो PDF है वो तैयार हो रहे हैं, जिन लोगों को लेना होगा शॉर्ट रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।